अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ना मुझसे कोड मांग रहे थे, वो मैं गेटअप पे डिप्लाई करके ना आप लोगों के साथ गेटअप का रिपोजिटरी का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो तो उधर से मसला हल हो जाएगा। इसके ओके सर। अलावा जो अब तक पढ़ा उसमें से कोई सवाल है तो पूछ लें आप। दसर अली ने हाथ खड़ा किया है। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम बेसिकली डेटाबेस से अपनी वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाह रहे थे, और इस मकसद के लिए हम कोई सा डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको मोंगोडीबी सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके कुछ फ़वाद हैं, वो आप गूगल करके देख सकते हैं कि वाई वी शुड यूज़ मोंगोडीबी। तो ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। अच्छा, ये मोंगोडीबी का होम पेज है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने के साइन अप करना है, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो आपने इधर कनेक्ट पे जाके जो इसकी आपके डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, इसको आपने कॉपी करना है, और इस जो स्ट्रिंग है इसको आपने इंटीग्रेट कर लेना है अपनी इंडेक्स डॉट जे एस की जो फाइल है। लाइक ये आपका V1 ग्रेड का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल बना लेना है, और एक पैकेज होता है मोंगोज, उसके ज़रिए आपने अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो मोंगोडीबी हम इस्तेमाल कर रहे थे। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम अपनी वेब एप्लीकेशन में हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ब्लॉग की वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप उसमें अपने ब्लॉग्स को सेव करना चाहते हैं। जो आपका ब्लॉग होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, आप मुझे बताएंगे। जैसे ब्लॉग्स होते हैं, हेल्थ पे होता है, आईटी पे होता है, तो एक जो ब्लॉग होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। कोई भी ब्लॉग की वेबसाइट होती है, उसमें क्या शामिल होता है, आपने कभी देखी है। जो एक ब्लॉग होता है ना, उसमें आपको पता है एक ब्लॉग की पिक्चर होती है, टाइटल होता है, उसकी टेक्स्ट होती है, बॉडी जहाँ पे उसमें हमने ब्लॉग लिखा होता है, डेट होती है, उसका ऑथर होता है। तो ये जो ब्लॉग होता है ये हमें सेव करना होता है डाटाबेस में। फिर डाटाबेस में से ये हमारे जो वेब एप्लीकेशन हो रही होती है उसमें आ रहा होता है। अच्छा जी, हमारा कुछ इस तरह का सीन है। तो हम
ये चीज़ कैसे सीखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक छोटी सी ऐप बनाई है और इसको मैंने हेरोकू पे डिप्लाई किया हुआ है। ये जो ऐप है, फ़र्ज़ करें ये एक यूनिवर्सिटी की ऐप है, मैंने लिखा वेलकम टू यूएमटी। अब इस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा शो ऑल स्टूडेंट, तो फ़िलहाल अभी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो ऑल स्टूडेंट पेज है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट शो नहीं हो रहा। और जो ये वेब एप्लीकेशन है ना, ये मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्ट की हुई है। ये डाटाबेस का नाम है जी, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेब वी1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ब्रोज कलेक्शन में, कलेक्शन का मतलब होता है टेबल्स, जो एसक्यूएल में आप पढ़ते हैं, लेकिन मोंगोडीबी में इसको कहते हैं कलेक्शन। ये यूएमटी का डाटाबेस है और स्टूडेंट्स के नाम से मैंने इसके अंदर वो बनाए हैं, एक मैंने कलेक्शन क्रिएट की है। अभी फ़िलहाल स्टूडेंट के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा, देखिए आप लिखा हुआ 0। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पेज पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू स्टूडेंट। तो इधर क्लिक करने के बाद मैं नाम रख देता हूँ फैज़ान, उसकी एज रख देता हूँ फर्ज करें 23, उसका फ़ोन नंबर रख देते हैं ये, और उसका एड्रेस रख देते हैं ये। जब मैंने सबमिट किया यहाँ पे देखें, मैं ऑल स्टूडेंट के पेज में आ गया और एक फैज़ान के नाम का स्टूडेंट क्रिएट हो गया। ये मेरा डाटाबेस है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। जब मैं इधर रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब डाटाबेस में ये फैज़ान एज 23, ये फ़ोन नंबर जो मैंने अपने इधर इस पेज पे इंटर किया था ना, क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे, जो मैंने यहाँ पे इंटर किया था वो डाटाबेस में मेरी एक एंट्री आ गई। और जब मैं जाता हूँ, ये मैं होम पेज पे गया, जब मैं जाता हूँ शो ऑल स्टूडेंट, तो मेरे डाटाबेस में अभी सिर्फ ये फैज़ान नाम का स्टूडेंट है। तो जब मैंने शो ऑल स्टूडेंट पे क्लिक किया, एक क्यूरी गई मेरे डाटाबेस को कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मुझे रीड करना है और वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, तो ये फैज़ान यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा अगर मैं मोर डिटेल पे क्लिक करूँ तो देखें फैज़ान की और क्या डिटेल है, नाम, एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो इस एक्सक्यूज मी पेज पे सर। उसका, हाँ जी, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? इंटरनेट तो यहाँ पे वैसे ठीक है। सर आपका गला खराब है। भाई का नहीं, नेट नहीं ठीक मुझे लगता है सर जी। इंटरनेट का गला खराब हो सकता है, अलग शुक्र है मैं तो भी ठीक है, बाकी इंटरनेट को फिक्स दे दें सर जी। चले। मैं इधर आया हूँ मोर डिटेल पेज में, तो यहाँ पे ये फैज़ान की जो भी डिटेल थी ना, नाम और एज के अलावा वो शो हो रही है। और अगर मैं फैज़ान को यहाँ से करूँ एडिट, तो मैं एडिट के पेज पे जाऊँगा, फर्ज करें इसकी एज है 23, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 45। अभी ये देखें डाटाबेस में यहाँ पे एज है 23। जैसे मैं एडिट पे सबमिट करूँगा, एक डाटाबेस को क्यूरी जाएगी कि जो फैज़ान है ना इसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर दो, यहाँ 45 आ गया, तो इधर 23 लिखा है। मैं इधर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ डाटाबेस को, तो अब यहाँ पे भी जो फैज़ान है उसकी एज 45 हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मेरी छोटी सी ऐप है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के बारे में डाटा रखना है और इसको मोंगो डीबी से मैंने कनेक्ट किया और मैं क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ नए स्टूडेंट को, उसको मैं डाटा को रीड कर सकता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को अपडेट कर सकता हूँ, और अगर मैं किसी स्टूडेंट को डिलीट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। देखिए फैज़ान एक एंट्री है, यहाँ डिलीट का बटन है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो अब कोई स्टूडेंट मेरे पास नहीं बचा। अगर मैं डाटाबेस में आऊँ, इसको आके मैं रिफ़्रेश करूँ, तो आप ये देखेंगे अभी मेरे डाटाबेस में 0 डॉक्यूमेंट या 0 ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो ये चीज़ हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू हम CRUD ऑपरेशन को सीखेंगे। मैं अगर जाऊँ अपने प्रोजेक्ट पे, आपका ये फोल्डर था V1 CRUD, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, नोड इंडेक्स JS, चलें जी, ये कनेक्ट हो गया सर्वर भी और मोंगोडीबी भी। अभी इधर आते हैं जी, इसको चला के देखते हैं ये हमने ऐप कहाँ तक बनाई थी। ये हमारा होम पेज है।
दिस इज़ द शो ऑल स्टूडेंट। ये सारे के सारे स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने क्रिएट स्टूडेंट का भी पेज बना लिया हुआ था, क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट। यहाँ के ये मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ से आके क्रिएट किए थे। और अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो यहाँ पे चलते हैं। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट था ना वो ये था, इधर प्रोजेक्ट था आपका CRUD V1 के नाम से। ये आपके डेटाबेस की स्ट्रिंग है। आपने अपने डेटाबेस का नाम रखा था लम्स। तो हम देखते हैं कि उधर क्या नाम है जी। ये क्लस्टर 0। मैं इधर आता हूँ ब्राउज कलेक्शन में। तो आपके डेटाबेस का नाम ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लम्स, और आपकी जो कलेक्शन है वो है स्टूडेंट। कलेक्शन का आपको कैसे पता चला? यहाँ पे जो फोल्डर होगा मॉडल्स का, यहाँ पे आपने स्टूडेंट का स्कीमा लिखा था, तो स्कीमा को आपने कन्वर्ट किया था मॉडल के अंदर, और आपने अपने मॉडल का नाम रखा था स्टूडेंट। वो इसी नाम को ये सिंगुलर नाम है, इसको वो प्लूरल बना के इसके नाम की एक कलेक्शन क्रिएट कर देता है आपके डेटाबेस में। डेटाबेस का नाम लम्स है, और इसका नाम लम्स क्यों है? क्योंकि ये जो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लम्स। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको पता है हमें कहाँ से मिली? चलिए अभी तक हमने इसमें क्या काम किया था। एक हमने किया था CRUD की तरफ चलते हैं जी। ये हमारा होम पेज है जो कि index.egs को रेंडर करता है। इसके अलावा अगर हमने एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो वो स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए एक HTML फाइल हमें फॉर्म चाहिए। तो ये उसका URL है /student/new। तो जब हम इस URL पे जाएंगे हमें एक HTML फॉर्म शो होगा जहाँ पे हम स्टूडेंट के डाटा को एंटर कर सकते हैं। फिर हमने एक रूट बनाया था /student। ये रूट क्या करता था? यहाँ पे हम जाते थे, हम ये हमारा जो स्टूडेंट का मॉडल है जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था मॉडल्स, उसके अंदर जो student.js की फाइल है, यहाँ से हमने स्टूडेंट के मॉडल को इंपोर्ट किया था। तो ये क्या कर रहा है जी, ये एक मोंगोज का क्यूरी होती है स्टूडेंट डॉट फाइंड। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ना, जिस मोंगो डीबी से मैं कनेक्ट हूँ, वहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की कलेक्शन पड़ी है। उसके अंदर जाके तुम फाइंड करो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को या तमाम के तमाम स्टूडेंट को। तो मैंने फाइंड करके उसको इस वेरिएबल को साइन कर दिया, और ये अब इस वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट की वो पड़ी है, अरे पड़ी है। लाइक मेरा जो टेबल है उसके अंदर कितने स्टूडेंट मैंने इंटर किए हुए हैं। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स स्लैश ऑल स्टूडेंट के नाम से, ये देखें व्यूज़ के अंदर स्टूडेंट का फोल्डर है, ऑल स्टूडेंट के नाम से एक EGS की फाइल पड़ी है। इसको मैंने ये पास कर दिया। कहाँ गया जी? हाँ जी, इसको मैंने ये स्टूडेंट का वेरिएबल पास कर दिया, और ये स्टूडेंट का वेरिएबल हमने उधर जाके शो करा दिया। इसके बाद हमने क्रिएट न्यू स्टूडेंट का रूट बनाया। ये रूट हमने कैसे बनाया? हमने लिखा app.post। जब हम यहाँ पे आके क्लिक करते थे जी, मैं होम पेज पे जाता हूँ ज़रा, देखिए क्रिएट न्यू स्टूडेंट। आप इस जगह देखिएगा, इस जगह आता है वो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, एड्रेस लिखा हुआ है /student/new। मतलब मैं इस एड्रेस पे जाऊँगा तो मुझे फॉर्म नज़र आएगा। जब मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूँगा तो वो जो मेरा फॉर्म है ना वो एक जगह रिक्वेस्ट लेके जाएगा। वो भी देख लेते हैं जी। न्यू स्टूडेंट, ये मेरा फॉर्म है, ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा? /student पे। तो ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये मेरा /student है। तो इधर वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा। अब मेरे जो फॉर्म का डाटा वो पड़ा होता है request.body के अंदर। और बॉडी के अंदर क्यों पड़ा होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ किया। पोस्ट मेथड में हम फॉर्म का सारा डाटा HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर इम्बेड करके भेजते हैं अपने सर्वर को। तो request.body के अंदर मैंने उसका जो नेम है वो भी निकाल लिया, एज भी निकाल ली, फ़ोन नंबर भी निकाल लिया, और उसका एड्रेस भी निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने न्यू का कीवर्ड लिखा, और स्टूडेंट का जो मॉडल है मैंने कहा कि मुझे एक नया स्टूडेंट क्रिएट करके दो, और उसको एक ऑब्जेक्ट पास किया।
और उस ऑब्जेक्ट में जो भी मैंने स्कीमा के अंदर एट्रीब्यूट लिखे थे वो सारे लिख दिए कि जो होगा ना नेम वो होगा जो मुझे एचटीएमएल फॉर्म से आ रहा है, जो एज वो होगी जो मुझे एचटीएमएल फॉर्म से आ रही है। तो एक स्टूडेंट का मैंने वो इंस्टेंट क्रिएट कर लिया, फिर मैंने उसको सेव कर दिया स्टूडेंट के वेरिएबल में, और स्टूडेंट डॉट सेव करके मैंने उसको डेटाबेस के अंदर एक क्वेरी भेजी कि इस स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर सेव कर दो। तो इस तरह हमने एक स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया। और ये जो अवेट का कीवर्ड है ये क्यों इस्तेमाल होता है, जब हम डेटाबेस को कोई क्वेरी भेजते हैं ना तो उसमें टाइम लग जाता है, तो हमेशा हमने डेटाबेस से जब कम्युनिकेट करना है तो अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है, और अवेट का कीवर्ड हम हमेशा एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो कीवर्ड है ये आपने याद रखने हैं। जब हम स्टूडेंट को क्रिएट कर लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि रेस डॉट रीडायरेक्ट, तुम इस यूआरएल पे दोबारा वापस चल जाना, और ये हमारे होम पेज का यूआरएल है, आप देख लें इधर। तो ये हमारा होम पेज दोबारा से रेंडर हो जाएगा। ये हमारा वर्क फ्लो था जो हमने अब तक किया था कि तमाम के तमाम स्टूडेंट को पढ़ो, और अगर हमने कोई स्टूडेंट क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो सर। तो आपने, हाँ जी सर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का थोड़ा सा सर बता दें, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, चलें आवाज अभी थोड़ी सी नहीं आ रही। चलिए मैं आवाज़ का भी कोशिश करता हूँ। जब हम अपने इधर HTML के पेज पे होते हैं, ये हमारा फॉर्म है, जब हम फॉर्म पे डाटा एंटर करके सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो डाटा हमारे सर्वर के पास जाएगा ना। तो ओके सर्वर ओके के पास वो कौन से एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे। अब ये हमने मेथड में बताना होता है वो डाटा हमारे यूआरएल के अंदर जाए, मतलब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा या तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा नेम इज इक्वल टू नोमी, आगे यहाँ पे लिखा होगा एंड एज इज इक्वल टू 23। अगर मैं यहाँ पे मेथड करूँगा ना गेट, तो हमारा डाटा जाएगा इस शक्ल में हमारे यूआरएल के अंदर। और ओके ये और ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमारे यूआरएल का जो साइज़ होता है वो होता है लिमिटेड। अगर हम बहुत बड़ा डाटा भेजना चाहते हैं तब हमें यहाँ पे मेथड को करना था पोस्ट, और पोस्ट का मतलब है हम चाह रहे हैं कि डाटा यूआरएल के अंदर न जाए, डाटा हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी में छुप के जाए या बॉडी के अंदर इम्बेड होके जाए। जब हम सबमिट के बटन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्योंकि हमने जो मेथड है उसको रखा है पोस्ट, हमारा जो सारे का सारा डाटा है वो हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर इम्बेड होके जाएगा। तो जब ये स्लैश स्टूडेंट, ये देखें ये पोस्ट है ना, अब जो मेथड है ये पोस्ट है, तो ये ऐप डॉट पोस्ट को तलाश करेगा और इस एड्रेस को मैच करेगा। अगर ये मैच हो गया तो ये हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब चूंकि हमारा डाटा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर इम्बेड होके जा रहा है, हम उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जाओ, वहाँ पे पड़ा हुआ है एक नेम। नेम क्या चीज़ है, मैंने अपने इस इनपुट का नाम रखा था नेम, मैंने अपने दूसरे वाले इनपुट का नाम रखा है एज, मैंने अपने तीसरे वाले इनपुट का नाम रखा है फ़ोन। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ मेरी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर एक नेम नाम का डाटा पड़ा है, एक एज नाम का इनपुट का डाटा पड़ा है, एक फ़ोन नाम का इनपुट का डाटा पड़ा है। मैंने तमाम के तमाम इनपुट के डाटाज को उन एक नया वेरिएबल बना के उन वेरिएबल्स के अंदर सेव करा लिया। फिर मैंने कहा कि सर ये जो बॉडी है ये रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था इस चीज। ये इसका फंक्शन ही आपको याद होगा, मैंने आपको शुरू में जो ये है ना रिक्वेस्ट, इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाया था। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं इधर आता हूँ होम पेज पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या चीज़ है आपको ये दिखा देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा ऑब्जेक्ट है रीरन की। मैं इधर से अपने होम पेज पे जाता हूँ, ये मेरा होम पेज है। अब मैं होम पेज पे आया था, वो कंसोल पे ये एक चीज़ प्रिंट होगी इतनी बड़ी, ये मेरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर ये देखें, ये पड़ी है बॉडी, ये पड़ा है ना बॉडी, ये बॉडी एक ऑब्जेक्ट है जो इस वक्त खाली है। जब हम अपने HTML फॉर्म के जरिए डाटा को सबमिट करेंगे ना पोस्ट के अंदर, तो उस फॉर्म के अंदर जितने इनपुट होंगे ना, अगर हमने उन
इनपुट को ये वाला एट्रीब्यूट दिया नेम, तो इस नाम की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो कि हमने यहाँ पे एंटर की होगी अपने इनपुट पे, अपने फ्रंट एंड पे। तो ये जो ओके, मेरी ओके। ये जो मेरी है ना बॉडी का खाली ऑब्जेक्ट, ये उन तमाम इनपुट से भर जाएगा, और फिर इधर आके हम बस जैसे एक्सेस कह कर रहे सकते। हैं ठहरे जरा, चले, और इधर आके हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो कि अब हमने सबमिट को क्लिक किया था उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी होंगी HTML फॉर्म से, इसको हम सेव कर रहे हैं उनके मुतलका वेरिएबल्स में, और फिर हम एक नया स्टूडेंट MongoDB में क्रिएट कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स ये है, और उसको ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ये क्या है, जो हमने स्कीमा बनाया था कि उसका नाम एज फोन, और फिर हम उसको डाटाबेस में सेव कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। और एक और चीज़ आपने ओके याद सर। रखनी है, और ये वाली चीज़ आपको भूल गई होगी, ये वाली, जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे ना, आपका सर्वर आपकी बॉडी के अंदर से डाटा को रीड नहीं कर सकता। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने शुरू में बताया था ऐप डॉट यूज़ ऐसा फंक्शन है जो हर बार जब सर्वर को रिक्वेस्ट आएगी ये हमेशा चलेगा ही चलेगा। जब सर्वर को रिक्वेस्ट आती है तो ऐप डॉट यूज़ का फंक्शन चलता है, चाहे यहाँ पे 50 फंक्शन हो ऐप डॉट यूज़ के, वो चलेंगे। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड। मैं कह रहा हूँ आपके पास जो फार्म का डाटा अंदर इम्बेड होके आ रहा है ना, उसको तुम डिकोड करो, और एक्सटेंडेड ट्रू ये इसकी एक वैल्यू है जो कि सर्वर अपने लिए यूज़ करता है। ये आपने लाइन ऐसे लिख देनी है, इसके बगैर आपका सर्वर आपके फार्म का डाटा डिकोड नहीं कर सकता। पिछले सेमेस्टर में बाज़ बच्चों ने ये चीज़ मिस की हुई थी, वो मुझे कह रहे थे सर जब हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सर्वर के पार्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डाटा आता ही नहीं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, फिर वो बग जाते हैं ना। ओके हो गया? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, चलें, अब हमने डाटा रीड करना सीखा है जो बड़ा इजी था। हमने बस ये फंक्शन यूज़ किया, मॉडल का नाम और डॉट फाइंड। फाइंड का मतलब इस मॉडल के अंदर जितने भी आपके पास एंट्रीज पड़ी हैं उसको फाइंड करके मुझे वापस कर दो, और वापस करके इसके अंदर असाइन कर दो। और ये जो स्टूडेंट का वेरिएबल है इसको मैंने पास कर दिया ऑल स्टूडेंट का जो पेज है, ताकि मैं उसको शो करा सकूँ। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले डिलीट को छोड़ें, चलें ठहरे ज़रा, मैं पहले पेज ओपन कर लूँ। शो ऑल स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि जो है ना नुमान, यहाँ पे लिखा 22, इसके नीचे एक लिंक हो, वहाँ पे लिखा हो एडिट, कि मैं नहीं एडिट नहीं, वहाँ पे लिखा हो शो। जब मैं शो पे क्लिक करूँ मुझे ये जो स्टूडेंट है ना नुमान, इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन नज़र आ जाए कि नुमान का एड्रेस क्या है, नुमान का फ़ोन नंबर क्या है, क्योंकि अभी हम इस पेज पे सिर्फ इसकी 2 चीज़ें ही शो करा रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं आता हूँ जी ऑल स्टूडेंट के पेज पे, यहाँ पे ये नाम है, एज है, तो मैं इधर आके एक लिंक बनाता हूँ जी, यहाँ पे लिख देता हूँ शो डिटेल्स, कि मुझे स्टूडेंट की डिटेल बता दो। अब ये लिंक कहाँ जाएगा, यहाँ पे इसका हम URL लिखेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक राउट लिखता हूँ जी, पहले कमेंट दे देता हूँ शो डिटेल राउट, कि ये हमारा वो राउट होगा जो कि स्टूडेंट की तमाम डिटेल बताएगा। मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, चूँकि जब हम किसी ए टैग को क्लिक करते हैं तो HTTP गेट रिक्वेस्ट जनरेट होती है। मैं इसको लिखता हूँ जी स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश :ID। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे हम क्या सेंड करते हैं जी, शो, यहाँ पे लेता हूँ शो पेज। ये जो पेज है ना ये हमारा शो पेज होगा। चलें, अब मैंने एड्रेस लिखा /student :ID। ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैं लिखूँ कोलन, इसका क्या मतलब है, जहाँ पे हम ये URL में
किसी नाम से पहले कोलन का साइन इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब है कोई भी इसमें आईडी आ सकती है, 1 2 या 3 ए, 4 थे। हाँ आईडी, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये देखें कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई भी चीज़ है ना यहाँ पे आ सकती है, चाहे वो 1 2 3 जो मर्जी स्ट्रिंग है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली बात ये, मैंने ये क्यों लिखा, ये जो मेरे आज स्टूडेंट का पेज है ना, इसमें जो ये ए टैग है, अभी मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, इधर ए टैग आ गया होगा, ये देखें शो डिटेल। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं जिस स्टूडेंट पे क्लिक करूँ मुझे उस स्टूडेंट की डिटेल पता चल जाए, बस मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। तो मैं इधर आता हूँ, अब ये जो ए टैग है ना, मैं कहता हूँ कि ये जाए स्लैश स्टूडेंट्स, आगे स्लैश। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, पहले इन स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोंगोडीबी में। जैसे कि ये स्टूडेंट है नुमान, इसके कितने एट्रीब्यूट हैं आप मुझे गिन के बताएं। लाइक ये नेम, एज, फोन एड्रेस, डेट। अच्छा ये वाला एट्रीब्यूट है, इसकी हमने बात नहीं की। ये एट्रीब्यूट मुझे कोई बता सकता है ये यहाँ पे कैसे आया? ये तो मैंने अपने स्कीमा में भी नहीं लिखा। अंडरस्कोर आईडी का एट्रीब्यूट तो मैंने अपने स्कीमा में लिखा ही नहीं, फिर ये यहाँ पे सर कैसे ये भी आया? डिफॉल्ट है, जैसे डेट डिफॉल्ट की थी। ये नहीं, डेट तो मैंने खुद बनाई है ना। डेट मैंने खुद बताया कि मुझे डेट का एट्रीब्यूट चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने डिफॉल्ट रखी है। डेट मैंने खुद सर बनाई है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं किसी भी नेम से, आईडी बाय डिफॉल्ट हो जाती है जनरेट, क्योंकि बिल्कुल उसमें ये यूनिक होती है और डिफाइन होती है कि हाँ, इस आईडी के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है जब आपने माई एसक्यूएल पढ़ी थी ना, उसमें आप प्राइमरी की खुद जनरेट करते थे, आप लिखते थे ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आपको याद हो क्यूरी के जी जी अंदर जी आप सर ऑटो। लिखते थे ना। लेकिन जो है ना मोंगोडीबी ये कहता है कि आप प्राइमरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, आप मेरे ऊपर डाल दें। तो ये अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक प्राइमरी की जनरेट करता है, जिसको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं, और ये एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करता है जो हमेशा यूनिक होती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ये वाला एट्रीब्यूट मोंगोडीबी खुद ब खुद जनरेट करता है हर स्टूडेंट के अगेंस्ट। और वो हर जब हम कोई स्टूडेंट क्रिएट करते हैं ना डेटाबेस में, तो उसको ये अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट दे देता है। अब हम चलते हैं अपने पेज पे आल स्टूडेंट के। जब मैंने देखें, मैं आपको ये देखें, ये है ना रीड आल स्टूडेंट, तो यहाँ से मैंने तमाम स्टूडेंट को फाइंड किया, ये इसके अंदर सेव कर दी सारे स्टूडेंट और भेज दिए। अब इस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या पड़ा है? इस स्टूडेंट के अंदर पड़ा हुआ है उसका नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी डेट और ये अंडरस्कोर आईडी। तो मैं बड़ी ही चालाकी से यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे कोई बताएगा? मैंने ये यहाँ पे हर स्टूडेंट का अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे लिंक में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? ये देखिए मैंने लिखा है स्टूडेंट डोंट नेम। इसका मतलब मैंने जो स्टूडेंट्स, ये जो इसको पास किया था ना, ये स्टूडेंट्स का वेरिएबल, मैंने इस पे लगाया फॉर लूप। मैंने लिखा लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं लिखा स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज। अगर मुझे स्टूडेंट की अंडरस्कोर आईडी चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी। ऐसे ही है ना कि मैं गलत कह रहा हूँ? कि मैं ए टैग बनाना चाहता हूँ जो इस एड्रेस पे जाए, जब मैं क्लिक करूँ स्लैश स्टूडेंट स्लैश अंडरस्कोर स्लैश स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे जिस स्टूडेंट की जो आईडी होगी, ये देखें जैसे ही उसका ये है ना नाम, है ना नाम आ जाता है, ये देखें स्टूडेंट डॉट नेम, और ये देखें यहाँ पे नुमान आ गया, यहाँ फिजान आ गया, यहाँ फैसल आ गया। इसी तरह यहाँ पे जिस स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो इस ए टैग के अंदर आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक। तो अभी इसमें कोई गलती नजर आ रही है आपको? मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ, इसको दोबारा से चलाते हैं, नोड, इसको दोबारा से मैंने रन किया। मैं होम पेज पे वापस जाता हूँ, मैं आता हूँ जी शो ऑल स्टूडेंट। अब शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये कहाँ पे चला गया जी?
ये चला गया /student/student._id और यहाँ पे लिखा हुआ है शो पेज। लेकिन यहाँ पे मुझे स्टूडेंट की आईडी चाहिए, लेकिन आईडी की बजाय यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने लिख दी। तो यहाँ पे स्टूडेंट की मैं आईडी कैसे लेके आऊँगा? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होना चाहिए कि HTML का सिंटैक्स होना चाहिए? चले मैं बता देता हूँ। इधर हम लिखते हैं EJS, यहाँ पे इज इक्वल टू अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने यहाँ लिखा था student.name, ये EJS की मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की कोई चीज़ है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है जिसको हम अपने H5 के अंदर डालना चाहते हैं। इसी तरह मैं अपने A टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल है जो है _id, उसको डालना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आके इस लिंक के साथ जुड़ जाएगा। अब चूंकि /student के बाद यहाँ पे कोई भी आईडी आ सकती है, तो यहाँ पे मैंने शुरू में लिख दिया कोलन का मतलब एनीथिंग कैन कम हेयर। अब मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी, मैं इधर आता हूँ, हम चलते हैं जी दोबारा से होम पेज पे, शो ऑल स्टूडेंट। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं आता हूँ बॉडी के अंदर। अब ये देखें जी, ये मेरा है नुमान, इसकी क्या आईडी है, एंड पे क्या लिखा है 1B5E। मेरे डाटाबेस में आता हूँ, ये लिखें 1B5E। नुमान के बाद अगर मैं फिजान को देखूँ, ये लिखा हुआ है B60। तो मैं इधर आता हूँ, नुमान के बाद ये है फिजान, यहाँ लिखा हुआ है B60। मतलब कि जो A टैग है ना, वहाँ पे यहाँ पे हर स्टूडेंट की डाटाबेस में से जो आईडी है ना, वो यहाँ पे शो हो रही है। जब हमने डाटा को रीड किया तो हमने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स पास कर दिए अपने ऑल स्टूडेंट के पेज को, और ऑल स्टूडेंट के पेज पे अब मैं तमाम स्टूडेंट के हर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब मैं इधर आऊँगा, इसको मैं बंद करता हूँ, अब इधर मैं नुमान पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे आ गया शो पेज, और ये जो आईडी है ना, ये नुमान की आईडी होगी, आखिर में लिखा है 5E। तो मैं इधर नुमान की आईडी देखता हूँ जी, ये लिखा हुआ है 5E। ये इसका मतलब जब मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो मुझे स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी। इसका मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा हम देख लेते हैं। मैं अब इधर आता हूँ जी शो डिटेल के रूप पे। यहाँ पे मैंने अब डाटाबेस को ना कहना है कि मुझे एक ख़ास स्टूडेंट की सारी की सारी डिटेल दे दो, जबकि मैं ऊपर कह रहा था मुझे तमाम स्टूडेंट दे दो, लेकिन मैंने अब इसको कहना मुझे सिर्फ एक ख़ास स्टूडेंट की सारी डिटेल दे दो। तो मैं इसको लिखूँगा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू अवेट, क्योंकि मैंने डेटाबेस से बात करनी है तो मैंने यहाँ लिखना है अवेट में लिखूँगा स्टूडेंट। मेरे मॉडल का नाम यही है ना, ये देखें स्टूडेंट, ये मेरे मॉडल का नाम है। अब यहाँ पे फंक्शन होता है जी, एक मोंगोज का फंक्शन है फाइंड बाय आईडी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक आईडी दूंगा, तुम उस आईडी के ज़रिए जिस स्टूडेंट की आईडी उस आईडी से मैच करेगी, सिर्फ मुझे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट वापस कर देना। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कंसोल करके, बल्कि कंसोल को छोड़ें, उससे भी एक अच्छा तरीका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स, और ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, मैंने सेंड कर दिया रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स को। जिस तरह रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट था बॉडी, इसी तरह रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है प्रैम्स का। प्रैम्स का मतलब होता है जो आपकी यूआरएल में पैरामीटर होते हैं ना, जिनसे पहले कोलन लगा होता है, तो प्रैम्स के अंदर वो तमाम के तमाम पैरामीटर एज आ प्रॉपर्टी पड़े होते हैं। मैं इधर आता हूँ, इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। अपने होम पेज पे जाता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट पे आता हूँ। अब मैं नुमान पे शो डिटेल पे जब क्लिक करूँगा, ये देखें जो नुमान की आईडी थी ना, वो मुझे एज आ
रिस्पॉन्स सेंड होगी। ये देखें रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स, इसका मतलब रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स के अंदर एक रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर जो हमारे यूआरएल में कोलन लगा के मैंने वेरिएबल के नाम लिखे होते हैं ना, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था आईडी, तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई इस ऑब्जेक्ट की। और अगर मैं इस आईडी को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिखना है डॉट आईडी, तो अब मैं इस आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जी। मैं इधर आऊँगा, इधर आते हैं जी, दोबारा से होम पेज पे चलते हैं, शो ऑल स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे सिर्फ आईडी प्रिंट होगी, इसका मतलब जो ये पैरामीटर में आईडी है ना, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है प्रैम्स की। प्रैम्स एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि खाली ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हम अपने यूआरएल में कॉलन लगा के कोई नाम लिखते हैं तो उस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर उस नाम की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, उसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो अब मैंने जब फाइंड बाय आईडी को यहाँ पे आईडी देनी है, तो मैं इसको आईडी कैसे दूंगा कि मुझे किस स्टूडेंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में से ला के दो। ये जो है ना फाइंड बाय आईडी, तो ये मैंने इसको आईडी देनी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिसकी मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? बच्चों कोई बता सकते हैं आप? ये देखें फाइंड बाय आईडी, ये वो फंक्शन होता है जो कि किसी खास आईडी की, जो आपका डाटाबेस की कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन में से उसी आईडी का डॉक्यूमेंट आपको उठा के वापस कर देता है, फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पे मैंने इसको देनी है आईडी, तो मैं क्या आईडी दूंगा इसको, उसका सीधा सा तरीका है ये, मैं इसको कॉपी करता हूँ फाइंड बाय आईडी। मैं डाटाबेस को कह रहा हूँ कि भाई, मैं डाटाबेस को कह रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट का मॉडल है ना, क्योंकि आपकी सारी की सारी डाटाबेस की क्यूरी है आपके मॉडल पे चल रही है, ये आपकी फाइंड की क्यूरी है, ये आपने अपने मॉडल पे लगाई, ये आपके फाइंड बाय आईडी की क्यूरी है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं उसकी आईडी से। अब वो जी ये देखिए, ये आपका डाटाबेस है, लम्स का डाटाबेस का नाम है, स्टूडेंट आपकी कलेक्शन है, और हर स्टूडेंट की एक खास आईडी है। तो आपने इसको इधर यहाँ पे आईडी दे दी। जब आपके डाटाबेस में से वो तमाम के तमाम स्टूडेंट को सर्च करेगा जिसकी आईडी इस आईडी से मैच हो जाएगी, वो स्टूडेंट आपको रिटर्न करके इस वेरिएबल को दे देगा। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे लिखें रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और अब हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं जी, स्टूडेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर पेज बनाते हैं जी शो स्टूडेंट, और इसको हम ये जो स्टूडेंट हमें रिटर्न हुआ है ऊपर से सेंड कर देते हैं ताकि हम स्टूडेंट को इस्तेमाल कर सकें। तो मैं स्टूडेंट के वे फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पेज बनाऊँगा एक शो स्टूडेंट डॉट EJS, और यहाँ पे आके लिख देते हैं जी शो डिटेल, शो डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं एक ए टैग लगाता हूँ होम पेज पे वापस जाने के लिए, और ये जाएगा हमारे स्लैश पे। अब जो ये मेरा पेज है इसको मैंने क्या सेंड किया है, ये जो मेरा पेज है इस पेज को मैंने क्या सेंड किया, मतलब इस पेज के साथ कोई और यहाँ पे करा रहा हूँ रेंडर, ये पेज मैं रेंडर भी करा रहा हूँ, और इसके साथ मैंने क्या भेजा है पेज को, लाइन नंबर 45 और 49 में। ये जो है ना लाइन नंबर 49, मैंने इस पेज जो कि अभी मैंने बनाया है शो स्टूडेंट का पेज, ये इस पेज को मैंने क्या चीज़ सेंड की है,
कोमा लगा के सॉरी स्टूडेंट का इंस्टेंस। स्टूडेंट का इंस्टेंस कह सकते हैं, या मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सेंड किया है, और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट है भला, जिसकी आईडी हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की, और मैंने अपने डेटाबेस को कहा कि भाई फाइंड बाय आईडी, कि मुझे वो स्टूडेंट दे जिसकी आईडी इस आईडी से मिलती है, और जब वो उसको मिल जाएगा वो उसको इधर असाइन कर देगा, और वो मैंने स्टूडेंट इसको सेंड कर दिया। और एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या है, उसका नाम, एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो मैं सीधा सीधा इधर आऊँगा शो पेज पे, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लिखता हूँ H4, यहाँ पे लिखता हूँ EJS, ताकि मैंने वो जो स्टूडेंट है ना मैंने सेंड किया स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि नाम उसके अंदर है, एज, एड्रेस, फोन, चलें डॉट एज, फोन, एड्रेस, ये हो गया। अब देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। हम आते हैं जी इधर। अरे यहाँ पे कीवर्ड भी लगाना था ना एसिंक्रोनस का। ओ हाँ, जिसने एरर दे देनी है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये अवेट इज only ओनली। valid। देखें, मैं भूल गया, तो ये आपको बता देगा, आपको एरर दे देगा, क्योंकि जहाँ पे आपने वेट यूज़ किया नहीं, वो ये कहेगा भाई अवेट सिर्फ आप एसिंक्रोनस ASY फंक्शन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये अवेट नहीं यूज़ करेंगे ना, इसका ये नुकसान होगा कि बाज़ दफ़ा आपका जो अभी ये यहाँ से डेटाबेस से जवाब आता नहीं, तो आपका जो है ना कोड अगली लाइन पे जाके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो वो इस स्टूडेंट को खाली भेज देगा। लेकिन बाद दफ़ा काम इतनी जल्दी हो जाता है कि वो डाटा अंदर रहता है। तो जब आप अवेट लगाते हैं ना, आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जब कभी डेटाबेस से आपने बात करनी है ना, आप वहाँ जाके ठहर जाओ। आप अपने सर्वर को कहते हैं भाई जब तक डेटाबेस से जवाब नहीं आएगा तूने अगली लाइन पे नहीं जाना, तो ये चीज़ लाजमी है। तो अब मैंने लगा लिया एसिंक, तो आप चलते हैं इसको दोबारा रन करते हैं। चलिए रन हो गया। चलिए कहाँ पे मेरा पड़ा है पेज, ये तो होम पेज का लिंक मैं हर लगाया था, वापस में आना पड़ता है। शो ऑल स्टूडेंट, अब देखें ये नुमान है, चले मैं फैसल पे क्लिक करता हूँ, शो डिटेल। अब देखें फैसल 44 साल का, ये उसका नंबर है, ये उसका एड्रेस है। हम डाटाबेस से भी कंफर्म कर लेते हैं कि फैसल की सही है ना। ये देखें ये फैसल है, वो 44 साल का, ये इसका नंबर है, ये इसका एड्रेस है। मतलब कि मैं जिस स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा, मैं अब दोबारा होम पेज पे जाता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट, फर्ज करें कि ये है तलहा, कोई स्टूडेंट है, शो डिटेल। देखें ये URL में तलहा का आईडी था, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से request.params.id, क्योंकि ये जो कोलन वाले होते हैं ये प्रैम्स के अंदर बंद होते हैं। रिक्वेस्ट का जो प्रैम्स है, तो रिक्वेस्ट के अंदर प्रैम्स की जो प्रॉपर्टी है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इस नाम से एक प्रॉपर्टी बन जाएगी आईडी के नाम से। इसको आप console.log करके भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा जो तलहा है ना उसकी आईडी ये है, वो मुझे सर्च होकर इधर आया, तो वो फिर ये तलहा की डिटेल है, तलहा है 29 साल का, देख लेते हैं डेटाबेस में भी वो 29 साल का है। तो ये तरीका होता है आपके डाटा को, आपके किसी पर्टिकुलर डाटा को पढ़ने का। हम क्या क्या सीख चुके हैं, हम क्रिएट, जब मैंने क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक किया तो मैं इस लिंक पे गया solution student./new, जिसने मुझे एक HTML फॉर्म रेंडर कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट बनाता हूँ, नोरीन नाम की एक स्टूडेंट है, एज है उसकी फर्ज करें 15 साल, फ़ोन नंबर है उसका 555, एड्रेस है उसका ZZZ। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी और डाटा आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर एम्बेड हो जाएगा। तो वो चेक करेगा कि ऐप डॉट पोस्ट कहाँ पे लिखा है, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसका ये जो है ना एक्शन के अंदर ये हमने लिखा होगा /student, तो वो इसको मैच करेगा। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि आप डाटा बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वहाँ से ये तमाम के तमाम इनपुट के नाम यूज़ करके हम वेरिएबल्स में डाटा रख लेंगे। फिर हम एक नया स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, और उस स्टूडेंट को क्रिएट करने का तरीका ये है, इसको हम अपने स्कीमा के मुताबिक ऑब्जेक्ट भेजेंगे और हम उस स्टूडेंट को सेव कर देंगे डेटाबेस में। और जब मैं यहाँ पे जब मैं ये सारा इंटर करके सबमिट को क्लिक करूँगा तो मेरे डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से स्टूडेंट क्रिएट होगा,
और क्रिएट होने के बाद मैं कह रहा हूँ रीडायरेक्ट कर जाओ मेरे होम पेज पे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया मैं अपने होम पेज पे दोबारा वापस आ गया, रीडायरेक्ट कर दिया। तो मैंने नूरीन नाम की स्टूडेंट को क्रिएट किया था, अभी तक देखिए यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, आखिर में पड़ा था। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें नूरीन नाम की स्टूडेंट आ गई, 15 साल की, फ़ोन नंबर उसका ये है, एड्रेस ये है, और जो डेटा वो खुद ब खुद जनरेट हो गई है। ये डेट हम खुद भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना बेला टाइम नहीं है। हमने उसको कहा कि भाई जो हमारे लैपटॉप की डेट है ना, तुमने वही डेटाबेस में डाल देनी है। और अंडरस्कोर आईडी के नाम से नूरीन की एक प्राइमरी की जनरेट हुई, ताकि अगर मैं इस नूरीन को पढ़ना चाहूँ, फर्स्ट करें मैं शो ऑल स्टूडेंट पे आता हूँ, ताकि जब मैं इस नूरीन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहूँ तो मैं शो डिटेल पे क्लिक करूँ। और ये मेरा ऑल स्टूडेंट है, ये देखिए ये लिखा हुआ शो डिटेल, ये एक ए टैग है, ये जाएगा /student और आगे स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है। चूँकि ये आईडी कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने राउट्स के ऊपर जो मेरे है ना राउट, ये राउट होते हैं, मैंने यहाँ पे आईडी से पहले कोलन लगा दिया कि यार ये आईडी कुछ भी हो सकती है। और इस आईडी को पढ़ने के लिए मैंने request.params का मतलब होता है यूआरएल के पैरामीटर्स, उस नाम से मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। आप इसको ऐसे भी, अच्छा अब आपको जावास्क्रिप्ट का एक नया मैं सिंटैक्स समझाता हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, const id बराबर है request.params.id, और यहाँ पे आप अकेला लिख सकते हैं आईडी। ये भी बिल्कुल वैलिड है। आपने यहाँ से आईडी पढ़ी, इस वेरिएबल में डाली और इस वेरिएबल को इधर पास कर दिया, ये चीज़ भी वैलिड है। और जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कॉन्स्ट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ES6 का सिंटैक्स है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो हर जगह इस्तेमाल होता है। ये जावास्क्रिप्ट पे जो नया वर्जन है ना, उसमें होता क्या है, आप लिखते हैं ऐसे request.params, चले सेव हो जाए यार, चले चले। इस सिंटैक्स का क्या मतलब है, जैसा कि आप इधर request.params.id को इसके अंदर सेव कर रहे थे, request.params एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी फिलहाल कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं request.params इसके अंदर फिलहाल params के अंदर कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, आपका क्या जवाब होगा? कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी। नहीं, जो यहाँ पे कोलन लगा के लिखी होती है ना, उस नाम से एक प्रॉपर्टी आ जाती है आईडी, जैसे कि हमने यहाँ से पढ़ा है request.params.id, ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी हम डॉट लगा के पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। और अगर यहाँ पे लिखा होता /: क्या लिखूँ मैं, जेंडर /: हॉबी, तो request.params के अंदर क्या क्या पड़ा होता, इसके अंदर पड़ा होता आईडी, जेंडर एंड हॉबी। अब आपको params की समझ आ रही है? params में वो हर चीज़ पड़ी होती है जो आपके यूआरएल में आपने कोलन लगा के लिखी होती है। समझ लग रही है? यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी। चलें, तो ये नया सिंटैक्स है जो आपने लाजमी यूज़ करना है। इसका मतलब होता है request.params एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक आईडी के नाम से प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको तुम आईडी के वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। अब ये आईडी का वेरिएबल बना, इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया। ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सिंटैक्स इस्तेमाल करें, लेकिन इसको दिखाना मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट DSTRUCTRUING, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ये आप गूगल में DSTRUCTRUING, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डायरेक्टली आप वेरिएबल में कैसे लिखते हैं। चलें, हमने ये भी देख लिया कि हम किसी ख़ास सिंगल स्टूडेंट को कैसे पढ़ेंगे।
अब क्रेड में हमारा क्या रहता है, अपडेट। अपडेट को देख लेते हैं। मैं इधर आता हूँ जी। अच्छा पहले मैं पेज पे जाऊँ, ये मेरा शो का पेज है। यहाँ पे मैं एक होम पेज का बना लूँ, मुझे बार बार यूआरएल के साथ गेमें खेलनी पड़ती हैं। होम यहाँ तो पहले बना हुआ था, सॉरी, इसको कट किया मैंने, ऑल स्टूडेंट में नहीं बना हुआ। चले इसको मैं पेस्ट कर दिया और ये मेरा स्कीमा है, ठीक हो गया। चले मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ मैं ज़रा। ये होम के नाम से एक लिंक आ गया, ये मुझे होम पेज पे ले गया। ये मेरे तमाम के तमाम जो डाटाबेस में स्टूडेंट पढ़े हैं वो शो हो रहे हैं। और जो मेरा शो डिटेल है मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल बताता है। तो मैं इधर होम पेज पे आता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं अपने तमाम स्टूडेंट पे आता हूँ तो फ़र्ज़ करें मैं शो डिटेल पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इधर एक बटन लगाओ जिसको मैं क्लिक करूँ तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मैं अपडेट कर सकूँ। जैसे कि ये मेरा डाटाबेस है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है नोमान, इसकी एज मैंने लिखी है 22। मैं चाहता हूँ इसकी जो एज है ना मैंने लिख दिया गलत, नुमान की एज है 26 साल। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं अपडेट कर सकूँ अपने फ्रंट एंड से ही, कि डाटाबेस को मैं बता सकूँ कि ये मेरा नुमान का स्टूडेंट है ना जिसकी आईडी ये है, इसकी एज मैंने गलत लिख दी है 32, वो हो जाए 22, वो हो जाए 26 साल। तो मुझे ये अब चाहिए। मैं इधर आता हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पे एक चाहिए बटन जो लिखा हो अपडेट का बटन। तो मैं बताता हूँ जी कौन सा पेज है मेरा, शोर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ जी, BUTTON बटन, अपडेट डिटेल्स। चलिए इधर आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब ये बटन है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं किसी और पेज पे जाऊँ जहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक HTML फॉर्म के अंदर खुल जाए। जब मैं उस फॉर्म को क्लिक करूँ तो मेरा जो है ना ये चीज़ अपडेट हो जाए। तो अच्छा, अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा मेरा टारगेट है कि एक नया पेज ओपन हो और उस पेज के ऊपर HTML फॉर्म लगा हो जिसके ऊपर ये स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हो। तो अपडेट डिटेल्स है। मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको बटन की बजाय अगर फर्ज करें लिंक बना देता हूँ फिलहाल। इसको मैं लिंक बना देता हूँ फिलहाल, अपडेट डिटेल। और ये लिंक कहाँ जाएगा, मैं इसको एक URL दे देता हूँ, student/edit, कि मैं किसी ऐसे पेज पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी रेंडर एडिट फॉर्म, कि मुझे एक ऐसा रोड चाहिए जो कि एक HTML फॉर्म को रेंडर करे जहाँ पे मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकूँ। मैं लिखता हूँ app.get, मैंने URL लिखा था students/edit और कोमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर स्टूडेंट का फोल्डर है, फोल्डर का क्या नाम था, students/edit student.ejs। अभी इस नाम का कोई मैंने पेज नहीं बनाया तो वो बना लेते हैं। मैं स्टूडेंट में आता हूँ जी, मैं आता हूँ स्टूडेंट के फोल्डर में, यहाँ पेज बनाता हूँ मैं एडिट
स्टूडेंट डॉट EJS। तो इसका कोड मैं कहाँ से कॉपी करूँ? इसका मैं कॉपी करता हूँ, न्यू स्टूडेंट के पेज पे जाता हूँ, सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, एडिट में आके ये पेस्ट करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब मैं इस URL पे जाऊँ तो एडिट स्टूडेंट का पेज तुम रेंडर कर दो, तो जाके देखते हैं कि रेंडर होता है कि नहीं। और इसके अलावा मैं उसका टाइटल भी बदल दूँ। टाइटल पे आते हैं जी, यहाँ पे लिखता हूँ जी एडिट, और यहाँ पे एक होम पेज पे जाने के लिए लिंक बना लेते हैं ताकि मुझे URL पे जाके बार बार URL ना लिखना पड़े। ठीक हो गया, तो मैं इसको बंद करता हूँ, क्लियर स्क्रीन। सर्वर स्टार्ट हो गया, MongoDB से भी कनेक्ट हो गया। मैं अपने होम पेज पे आता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट, नुमान की एज में 22 है, इसको मैं बदलना चाहता हूँ, शो डिटेल। यहाँ पे एक लिंक है अपडेट डिटेल, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ देख लेते हैं। ये कह रहा है जी अनहैंडल्ड प्रॉमिस, कास्ट एरर, कास्ट ऑब्जेक्ट फेल फॉर एडिट एट पाथ। देख सकते हैं जी क्या कह रहा है, एडिट 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 शो स्टूडेंट। अच्छा, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो उप वाला URL है ये क्या है? ये ज़रा कोई मुझे पढ़ के बताए। ये जो URL है इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा पढ़ेगा इस URL का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स में जाएगा और आईडी पाएगा कोई भी। हाँ, इसका मतलब है कि स्लैश स्टूडेंट URL हो, उसके बाद चाहे कुछ मर्जी लिखा हो, ठीक है ना। अब मैं ये वाला URL मैच करना चाहता हूँ, बट ये इस URL को मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि जब मेरा सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट होगा वो ऊपर से नीचे होगा। जब वो इधर आएगा ना, तो इधर आके वो स्लैश स्टूडेंट के बाद हर चीज़ को, चाहे वो जो मर्जी लिखी हो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, तो यहाँ पे तो इसको ID चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, तो वो मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई ID होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया, ये शो स्टूडेंट के पेज में, ये स्टूडेंट डॉट एडिट, तो वो उसको मैच नहीं कर पा रहा। तो इससे बचने के लिए मैं इसको यहाँ से कट करके इस वाले रोड से ऊपर लेके जाऊँगा इधर, ताकि स्लैश स्टूडेंट्स डॉट स्लैश ID को वो पहले मैच करे हमारे URL से। अगर नहीं होता फिर वो नीचे वाले URL पे जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के बाद कुछ भी आ जाए, दो पैरामीटर है, तो वो ये ना समझे कि यार हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं तो हमने ये लिख लेना है एडिट, मतलब आपने इसकी जो है ना जगह वो बदल देनी है। मैं इसको नीचे से उठा के ऊपर ले आया ताकि URLs में आपस में कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो इसको मैं ज़रा अब दोबारा चला के देखता हूँ, मेरे ख्याल से तो सिर्फ यही इशू है। शो ऑल स्टूडेंट, नुमान शो डिटेल, ये देखें आप शो डिटेल में से अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये ओपन हो गया। ज़रा बात को पकड़ने की कोशिश करें, ये URL है स्लैश स्टूडेंट स्लैश एडिट, कहाँ गया यार, अच्छा ये शो स्टूडेंट है। देखें जब मैं इस A टैग पे क्लिक करूँगा वो इस URL को तलाश करेगा, तो वो ऊपर से शुरू होगा और यहाँ ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ कोड पड़ेगा। जब वो इसको मैच कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये वाला रूट नीचे होता और ये वाला रूट ऊपर होता तो वो स्लैश स्टूडेंट्स को तो मैच कर देता, पर यहाँ पे कॉलन लिखा है, कॉलन के बाद कुछ भी आ सकता है, तो वो हमेशा ही इसको मैच कर देगा। वो ये नहीं देखेगा मैंने यहाँ पे एडिट लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया। दिस इज़ अ लॉजिकल रीज़न। बस आपने इसकी जो है ना तरतीब चेक कर लेनी है कि जहाँ पे आप कॉलन वाले URL यूज़ करें उसको आप नीचे रखें, ताकि वो किसी और जहाँ पे सिर्फ URL में 2 पार्ट हों उनको आपस में कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। अच्छा,
अब हम इस पेज पे आ गए हैं, ये पेज है स्लैश स्टूडेंट स्लैश एडिट पे, और इस पेज का क्या नाम है जी, इसका नाम है एडिट स्टूडेंट। तो हम इस पेज पे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे मैंने जिस स्टूडेंट पे क्लिक किया उसकी वैल्यू भी आ जाए। तो अगर मैं बैक जाऊँ, देखें मैं यहाँ पे फिजान पे क्लिक, ये फिजान है, इसकी एज है 33 साल। मैं फिजान पे क्लिक किया, यहाँ पे अपडेट डिटेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हो जाए फिजान 33 साल, फ़ोन नंबर उसका, एड्रेस उसका। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, तरीका देख लेते हैं जी। कहाँ पे है जी ये, मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट स्टूडेंट बराबर है अवेट मेरे मॉडल का नाम। अब एक फंक्शन होता है जी, वो भी देख लेते हैं, मंगोस क्यूरीज, तो हम यूज़ कर चुके हैं फाइंड बाय आईडी, अभी तो यूज़ किया है। ये फाइंड बाय आईडी का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड बाय आईडी। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने जिस स्टूडेंट को क्लिक किया उसको सर्च करके इस वेरिएबल में मैं डाल दूँ, और इस वेरिएबल को मैं इस पेज के अंदर सेंड कर दूँ स्टूडेंट। अब मुझे जिस स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया उसकी आईडी चाहिए, वो आईडी मुझे कैसे मिलेगी? कोई मुझे बता सकता है दिमाग लड़ा के? जिस स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, फर्ज करें इधर मैं जो है ना फिजान, इसकी बैक जाता हूँ, ये मेरा फिजान है, मैं फिजान पे शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फिजान की सारी डिटेल मिल गई। और जब मैं अपडेट डिटेल पे क्लिक करूँ तो मुझे फिजान की आईडी भी मिल जाए, वो मुझे कैसे मिलेगी? इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बदलूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एडिट, अरे मुझे थोड़ी सी हेल्प लेने दें जी। क्या मैंने बनाया था इसका एडिट का, ठीक हो गया ये यूआरएल। अच्छा जी, ये मेरा एडिट वाला है, तो मैं इसके पाथ को थोड़ा सा बदल के यहाँ लिखता हूँ जी कॉलन आईडी स्लैश ये, और इधर भी मैं शो पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी स्लैश कॉलन आईडी। अब ये जो आईडी है स्टूडेंट की आईडी, मैं ये यहाँ पे कैसे कैप्चर करूँगा, जो मुझे कोई बताएगा? मतलब मैंने अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर ये बनाया है स्लैश स्टूडेंट स्लैश कॉलन आईडी, मतलब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आ जाए ताकि उस आईडी को मैं ग्रैब करके यहाँ पे रख सकूँ और मुझे उस स्टूडेंट की सारी डिटेल मिल जाए और इस स्टूडेंट को मैं इस पेज के साथ सेंड कर सकूँ। तो वो मुझे कैसे नज़र आएगी? आसान सा तरीका है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा EJS का सिंटैक्स इक्वल टू, तो ये देखें स्टूडेंट चलता आ रहा है जिस पे भी मैं, ये है शो डिटेल का पेज, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी। चले, और ये अब इसको देख लेगा, और इसको मैंने कैसे करना है एक्सट्रैक्ट, मैं आऊँगा कॉन्स्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं आईडी के वेरिएबल में सेव करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट परैम्स। चले, और यहाँ पे मैं इसको आईडी पास करूँगा, मतलब मुझे इस आईडी का स्टूडेंट फाइंड करके दे दो, वो मैंने इसको साइन कर दिया और वो एडिट स्टूडेंट के पेज के अंदर मैंने सेंड कर दिया। जब मैं एडिट स्टूडेंट के पेज के अंदर आऊँगा ना, तो अभी फ़िलहाल मैं इस पेज के अंदर जाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं इधर आता हूँ, क्या कह रहा है जी, अवेट और ये स्क्रूनेस नहीं है उसकी। वेट 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 वेट, ये इधर एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस। चलें, ये स्टार्ट किया,
सर्वर चल पड़ा। होम पेज पे जाओ, शो ऑल स्टूडेंट, फिजान पे आया। अब मैं अपडेट स्टूडेंट पे जा रहा हूँ, तो देखिए मुझे स्टूडेंट की आईडी मिल गई। अब इस आईडी के ज़रिए मैंने एक स्टूडेंट इसको पास किया, इस पेज को। भी ये मेरे इनपुट फील्ड खाली आ रहे हैं। मैंने इनको कैसे भरना है, क्योंकि ये एडिट कहाँ पे है जी मेरा, ये क्योंकि मैंने ये स्टूडेंट जिस पे मैंने क्लिक किया उसकी आईडी यहाँ से पकड़ के वो उसको फाइंड करके इस वेरिएबल में सेव कर लिया। इसको मैंने एडिट स्टूडेंट के पेज को सेंड कर दिया। अब इस एडिट स्टूडेंट के पेज पे मैं आऊँगा, मैं यहाँ जो मेरी है ना इनपुट फील्ड, उसको एक एट्रीब्यूट दूंगा वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा EJS बराबर है, ये चूंकि इसका नाम है तो जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ लिख दूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम। और इसको अब मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C। ये मेरी एज है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू का जो है स्टूडेंट डॉट एज। फिर मैं आऊँगा नीचे, ये मेरा फ़ोन है, तो यहाँ पे इसके वैल्यू का एट्रीब्यूट दे के लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट फोन। ये एड्रेस है, एड्रेस पे मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट दे के लिखूँगा स्टूडेंट डॉट एड्रेस। चले, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इनपुट फील्ड में सिर्फ वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड किया है। इनपुट फील्ड में वैल्यू का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ नज़र आए। तो जब मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें फिजान की तमाम डिटेल आ गई। मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ, शो ऑल स्टूडेंट, अब की बार मैं क्लिक करता हूँ नूरीन को, शो डिटेल, अपडेट डिटेल पे आऊँगा, तो ये देखिए नूरीन का नाम आ गया, एज पे 15 साल आ गया, उसका फ़ोन नंबर। अब मैं चाहता हूँ, अब नूरीन की एज 15 साल है, ये मैं 25 साल करना चाहता हूँ। मैंने 10 साल उसकी छोटी लिख दी। जब मैं सबमिट के बटन को क्लिक करूँ तो जो इसकी एज है ना वो अपडेट हो जाए 15 से 25 साल। अब मैंने उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। तो चूँकि ये एक HTML फॉर्म है, सबसे पहले मैंने इसको बताना है ये कहाँ पे जाए। ये जाए भाई इस रूट पे जाए, रूट ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका जो फॉर्म का मेथड होता है, हम वो ज़्यादातर पोस्ट रखते हैं। हम फॉर्म का मेथड पोस्ट क्यों रखते हैं, ताकि वो रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर डाटा इम्बेड होके चला जाए। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि मैं इसका URL कुछ बदल देता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट अपडेट, इसका URL कुछ ऐसा रख देता हूँ। अब मैं इधर आता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट के नीचे कर लेते हैं। मैं इधर आता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट। चलिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि वो पोस्ट रिक्वेस्ट है फॉर्म की मेथड में, स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्या था URL, अपडेट, अपडेट कोमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब मैंने यहाँ पे वो लॉजिक लिखना है इस बॉडी के अंदर, कि मैं डाटाबेस को कहूँ कि भाई ये एक स्टूडेंट है, इसको तूने ना वो करना है, अपडेट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, उसकी आईडी भी चाहिए। मुझे आईडी भी बतानी है कि स्टूडेंट को मैंने जो अपडेट करना है वो मैंने कैसे करना है जी, फाइंड बाय आईडी मेथड पोस्ट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इधर आएगा। अब इसकी आईडी को कैसे कैप्चर करें वो देख लेते हैं जी। सबमिट सबमिट, इधर से फिर नकल मार लेते हैं, अपडेट अपडेट, ठीक हो गया। चलिए,
अब ये मेरा एडिट का फॉर्म है जी, यहाँ पे मैं यूआरएल पे लिख देता हूँ जी EJS। मैंने एडिट के फॉर्म को क्या सेंड किया था, जो मेरा एडिट का पेज था, देखिए ये मेरा एडिट का पेज था, मैंने इसको स्टूडेंट सेंड किया था आईडी से सेंड करके। तो स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन इस पेज पे आ गई थी, जैसे कि स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का नाम, तो उसका जो आईडी है वो भी यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी स्टूडेंट का नाम से किया था, स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर ID। चले ये इसका होगा यूआरएल कि वो स्टूडेंट स्लैश उसकी आईडी और स्लैश अपडेट। तो मैं इधर आता हूँ, जो इसको यूआरएल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, स्लैश आईडी। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखना है, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट रैम्स कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, मैं सीधा लिखूँगा अवेट मॉडल का नाम डॉट फाइंड बाय आईडी। यहाँ पे खुद ही आ गया ये अपडेट। ये मोंगोज का एक मेथड है, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यूरीज में। ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो मैं इधर आता हूँ, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसको मैंने आईडी भेजनी है, तो आईडी ये है कि स्टूडेंट को तलाश करो और इसको अपडेट कर दो जी। अपडेट कैसे करना है, अब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, सबमिट का बटन दबाऊँगा, तो इस फॉर्म का डाटा जाएगा किस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे डाटा जाएगा। तो डाटा को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो डाटा को मैं कैसे पढ़ूँगा। यहाँ पे जो इस फॉर्म का डाटा होगा वो कहाँ पे पड़ा होगा, जब हम फॉर्म में से डाटा सबमिट करते हैं और मेथड पोस्ट हो, तो वो पड़ा होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एम्बेड होके जा रहा है, बस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वो डाटा पड़ा होगा। और मैंने इसको बता दिया कि ये डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और डाटा क्या होगा वो ये होगा। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ भाई एज एड्रेस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल भी करके देख सकते हैं, तो उसमें ये 3 चीज़ें पड़ी होंगी। तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें इसको एज ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी सेंड कर सकता हूँ जी। ये मैं लिख सकता हूँ नेम एज एड्रेस। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है, मैंने कहा था अगर नाम भी एक है तो वैल्यू भी एक है, आप इसको एक बार ही लिख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम, तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने वो आईडी भेजी कि किसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ और मैं किस डाटा के साथ, मतलब जहाँ पे उसका लिखा होगा ना नाम, जो डाटाबेस में जो उसका एट्रीब्यूट है नाम, उसको उससे रिप्लेस कर दो। जहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ, एज लिखी होगी, उसको उससे रिप्लेस कर दो। तो ये मैंने इस फंक्शन को ये सेंड किया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये सिंक। जब ये तो काम कर देगा डाटाबेस को, तो मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट हम कहाँ पे होना चाहते हैं जी, फर्ज करें हम स्लैश स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे, और स्लैश स्टूडेंट्स हमारा हमें कहाँ लेके जाएगा, ये हमें लेके जाता है रीड ऑल स्टूडेंट। चलिए ये मैंने अपडेट का लिख दिया लॉजिक। ये फंक्शन है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये पहला पैरामीटर लेता है कि आपने कौन से स्टूडेंट को अपडेट करना है, उसकी आईडी देनी है और किन वैल्यूज़ के साथ आपने अपडेट करना है। क्योंकि ये फॉर्म का डाटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा था, तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ के अंदर से एक्सटेंड कर ली। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी लिख सकते थे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एक ऑब्जेक्ट होता है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आपने इसको ऑब्जेक्ट ही देना है,
तो हम इधर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, होम पेज पे जाते हैं। अभी नुमान की एज 22 है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे आता हूँ। मैं इसको 22 की बजाय करता हूँ जी 42, 42 सबमिट किया। नुमान की एज 42 हो गई। अगर मैं डाटाबेस पे जाऊँ, नुमान की यहाँ भी एज 22 लिखी हुई है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखी हुई है 42। जो चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं वो हमारे डाटाबेस में भी अपडेट करिए। और अगैन आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी फार्म का जितना भी डाटा है ना वो आपकी बॉडी के अंदर बंद है। और ये नेम का क्या मतलब है, आपका जो स्कीमा है, हमने स्कीमा बनाया था, ये देखिए जो आपका स्कीमा है ना, नेम, आपकी इनपुट का जो डाटा जिसका नाम होगा नेम, जो यहाँ पे आप सेंड करेंगे सेम नाम सेम एट्रीब्यूट से रिप्लेस हो जाएगा। ये नेम है, ये एज है, ये एड्रेस है, ये आपका जो है मॉडल। तो जिस नाम से जो चीज़ होगी डाटाबेस में वो उसी सेम नेम के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वहाँ पे जाके उसको रिप्लेस कर देगा। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसको चला के देख लेते हैं क्या ये भी रन करता है कि नहीं करता। होम पेज, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आपका माइक का इशू हो रहा है सर, शोर आ रहा है। अच्छा, मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे खामोशी है। फैसल अनीस कर दिया इसके नाम को, तो अगर देखिए फैसल की बजाय फैसल अनीस हो गया। अब करंट में हमने अपडेट भी देखा, अगर हमारा सेफ रहता है डिलीट। तो फिलहाल अभी टाइम ख़त्म हो गया, हम इतने रहने देते हैं। मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों ने फिर इसको देख के इसको प्रैक्टिस करनी है। जी सर। अच्छा, और एक और चीज़, आपको आप में से कुछ लोगों का ना गेटहब पे कोड को डिप्लाई नहीं हो रहा था। मेरे पास आई भी थे, मुझे भी नहीं पता चला क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सर्च भी नहीं किया। वैसे भी लैपटॉप का अपना मसला होता है, उसमें बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं जो कि कंपैटिबल नहीं होती। तो अभी हम इस लेक्चर में कितने, अभी 6:18 हुए हैं, 6:25 तक जाते हैं। तो इस कोड को हम गेटहब पे डिप्लाई भी करना अभी सीख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए ये कैसे होता है। ये मेरा फोल्डर है, इसको मैंने गेटअप पे डिप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इधर आता हूँ, अपने गेटअप अकाउंट पे चलता हूँ। मैं, मेरा फोल्डर कौन सा है जी, ये है V1 ग्रेड। आपका V1 सेक्शन है, आप ग्रेड सीख रहे हैं, तो इसको मैं गेटअप पे डिप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इधर आके क्लिक करूँगा न्यू पे, ये ना रेपोजिटरी में एक नई रेपोजिटरी बनाना चाहता हूँ। ये अब मैं कोई और तरीका सिखा रहा हूँ आपको। पहला था गेटअप डेस्कटॉप के ज़रिए, ये दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपनी रेपोजिटरी का नाम रखना है। फर्स्ट करें मैं सेम नाम ही रखता हूँ। क्या नाम है मेरे फोल्डर का, V1 CRUD। मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1-CRUD, ठीक हो गया। इसकी डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट CRUD ऐप के, वे स्टूडेंट का CRUD सीख रहे हैं, इसको हमने पब्लिक रहने देना, प्राइवेट के हमसे पैसे मांगते हैं। और ऐड अ रीडमी फाइल भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा बस सही है। क्रिएट रेपोजिटरी, मैंने क्रिएट रेपोजिटरी कर दी। पहला स्टेप ये है, आपने नई रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने रेपोजिटरी क्रिएट की है, बिल्कुल खाली है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है अपने उस फोल्डर के अंदर जिसको आपने डिप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है .git ignore, और ये फाइल पहले से क्रिएट हुई है। ठहरे ज़रा, अच्छा ये पहले से ही मैंने गेटअप पे डिप्लाई की हुई थी, ये फाइल पहले से ही क्रिएट हुई है। अगर क्रिएट नहीं हुई तो आप इसको क्रिएट कर लें और यहाँ पे जाके लिख दें नोड मॉड्यूल्स। ये आपने क्यों लिखना है, गिट इग्नोर का मतलब होता है आपने कौन सी चीज़ों को इग्नोर कर देना है, उसको गिटहब में सेंड नहीं करना।
तो मैंने आपको कहा था जो आपका होता है ना नोड मॉड्यूल का फोल्डर, ये बहुत बड़ा होता है, आपने इसको गिट पे नहीं फेंकना, क्योंकि इससे आपका जो प्रोजेक्ट का साइज है, आपका इंटरनेट का जो है बैंडविड्थ, वो भी ज़ाया होगा, तो उसको फ़ायदा नहीं। आपने ये फाइल क्रिएट करके यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिख देना है जिसको आप इग्नोर करना चाहते हैं ड्यूरिंग दी पुशिंग योर कोड टू दी गेटहब। ये दूसरा काम हो गया। फिर आपने क्या करना है जी, आपने इस फोल्डर में आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, cmd कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने लिखना है git init। ये कमांड आप अपने साथ कॉपी में भी लिखते जाएं। git init से क्या होता है कि आपका जो ये फोल्डर होता है ना, ये git के फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। पहला स्टेप ये। फिर आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है जी, इधर चलते हैं जी, ये है ना, अच्छा get init। फिर आपने देखना है git status। ये जो आपकी है ना रेड फाइल्स, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी फाइल्स अभी आपने गिट के अंदर नहीं फेंकी, तो आपने लिखना है git add डॉट। इसका मतलब जितनी भी रेड फाइल्स है ना, उनको आप गिट के अंदर फेंक दो, ताकि वो गिट हब में जब हम डिप्लॉय करें गिट के साथ ही चली जाए। मैंने git add डैश लिखा। अब मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, अब ये सारी रेड फाइल ग्रीन होगी। इसका मतलब मेरी जितनी भी फाइल्स थी ना जो मैंने गिट के अंदर ऐड नहीं की थी, जो मैं ड्यूरिंग दी डिप्लॉयमेंट गिट पे फेंकना चाहता हूँ, वो सारी मैंने अब गिट के अंदर ऐड कर ली। दो चीज़ें होंगी। अब तीसरे नंबर पे आपका जो है गिट की रेपोजिटरी है ना, आपने इधर आना है। ये जो आपका गिटहब का एड्रेस है, आपने इसको करना है कॉपी। आपने इसको कॉपी कर लिया तो आप इधर आएंगे, आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे git remote add, अगर मुझे याद है कमांड, ओरिजिन, और जो आपने एड्रेस कॉपी किया वहाँ से उसको पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब है आप अपनी इस रेपोजिटरी का एक रिमोट कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं जो आप इस फोल्डर को देना चाहते हैं, तो आप इंटर करेंगे। अभी देखते हैं। वो इससे पहले एक स्टेप था वो मैं भूल गया, ये इसलिए नहीं हो रहा। ठहरे ज़रा, इसको या तो ये एरर दे देगा। हो जाओ हो जाओ। नहीं, लैपटॉप स्लो हुआ है, होने कोई इशू, क्योंकि इधर भी क्लिक नहीं हो रहा। चलिए स्टेज ये हुआ कि नहीं अभी तक। ये सारी कमांड लिखी हुई है जी, ठीक हो गया। गिट रिमोट एट ओरिजिन कमांड तो मैंने ठीक लिखी है। फिर ये हो कि नहीं रहा, इसको मैं अबॉर्ट करता हूँ एक दफ़ा। मैंने इसको अबॉर्ट कर दिया। इस कमांड से पहले एक कमांड होती है गिट कमिट, COMMIT कमिट -m। यहाँ पे आपने मैसेज लिखना होता है, इनिशियल कमिट, आपने मैसेज लिखा। इसका मतलब होता है कि आप गिट को बता रहे हैं कि आप इस कोड को कमिट करना चाहते हैं, आप इसको भेजना चाहते हैं जब आपको मिल जाएगा रिमोट। ये रिमोट की कमांड है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। आपने मैंने भी यही कमांड लिखी थी, इसको कॉपी करना, और जो आपका है ना रिमोट, वो कहाँ पड़ा होगा जी,
प्रोजेक्ट कहाँ गया? रिपॉजिटरी, ये V1 करेक्ट है ना जो हमने रिपॉजिटरी बनाई थी खाली, तो इसको मैंने कॉपी किया, गिट रिमोट एट ओरिजिन के बाद इसको पेस्ट किया। ये देखिए, अब पहले पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, लैपटॉप ज़रा स्लो हुआ है। जब मुझे रिमोट मिल गया तो मैंने चेक करना मुझे रिमोट सही मिला है कि नहीं। गिट रिमोट डैश वी लिखूँगा तो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है कि हाँ जी आपका ये जो है ना रेपोजिटरी, इसका रिमोट आपको मिल गया। तो अब आपने इस रेपोजिटरी में कोड को पुश करना है। तो मैं लिखूँगा गिट पुश कि मेरे कोड को पुश करो, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन मास्टर का मतलब है जो मेरी सबसे मेन ब्रांच है ना, उस ब्रांच पे मेरे कोड को पुश कर दो। तो मैंने इसको एंटर किया। ये मेरे लैपटॉप की ना स्पीड का मसला है, इसको मैं फिर अबॉर्ट करके दोबारा चलाता हूँ। गिट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। चले आप चल पड़िए। ये मेरा कोड अब पुश हो गया होगा। तो ये मेरी रेपोजिटरी V1 थ्रेड अभी खाली पड़ी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी खाली पड़ी है। आई थिंक ये हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। मुझे देखना पड़ेगा क्या इशू है इधर। ये कुछ पुल रिक्वेस्ट का मुझे बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं पहले यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर चुका हूँ, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। चलें गिटहब पे डिप्लॉयमेंट हम फिर बाद में देख लेंगे, और इसी कोड को मैं डिप्लॉय करके इसका आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ये भी हुआ नहीं। चलें जी, टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आज के लेक्चर का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये रीडमी फाइल में होता क्या? रेडमी फाइल में जब कोई बंदा आपके गिटहब के रेपोजिटरी पे आता है ना, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आप उसके बारे में सारी तफसील लिखते हैं कि भाई दिस इज़ द सॉफ्टवेयर, आपने इसको चलाने के लिए ये कमांड चलानी है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसका ये वाला वर्जन है, ये इसके लिए ऐसे इस्तेमाल होता है। मतलब जो आपकी ना सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन वो लिखते होते हैं आप रेडमी फाइल के अंदर। और ये इसलिए रिप्लाई नहीं हुई क्योंकि मैं पहले इसके साथ शेरखानियाँ कर चुका हूँ। वो कह रहा है कि आपने 2 दफ़ा ब्रांचें बनाई हैं तो पहले उनको कंपेयर करें, तो इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे पता नहीं था, मैं समझ रहा था दिस वाज अ फ्रेश रिपोजिटरी, लेकिन डॉट गिट का फोल्डर पहले उसके अंदर क्रिएट हुआ था। तो वो अगले लेक्चर में फिर दोबारा इसको डिप्लाई करके देख लेंगे ड्यूरिंग दी यूजिंग दी कमांड लाइन। कमांड लाइन से डिप्लाई करना बड़ा आसान है। वो जो है ना गिटहब डेस्कटॉप वो ज़रा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। कमांड लाइन से 3-4 कमांडें होती हैं, उससे हो जाता है। और क्रेड के बारे में अगर कोई सवाल है तो कर लें। अभी आपकी छुट्टियां कब हो रही हैं? सर सर थर्सडे। अभी 6 को ख़त्म हो रही है ना? यस सर। 6 अच्छा, तक है। 6 तक है। और पेपर भी
मेरा ख्याल है 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल। और अभी हमने 2 प्रोजेक्ट करने हैं, वो मैं आपको खुद ही दे दूंगा। एक ये क्रेडिट का ही करना है और एक हमने गिटहब पे डिप्लॉयमेंट सीख के, एक चीज़ होती है CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। हमने कोई स्टैटिक वेब ऐप बनानी है, वो हम 2-3 लेक्चरों में अगले कवर कर लेंगे। तो एक प्रोजेक्ट आपने उसका बनाना है और एक आपने क्रेडिट का बनाना है और इसको हिरोको पे डिप्लॉय करना है। तो हमारे कितने प्रोजेक्ट होंगे भला? 1-2, इसके अलावा एक असाइनमेंट होगी है, तो तकरीबन 30 नंबर का हम इसको रखेंगे अपनी इन्हीं चीज़ों को। और बाकी अगर मिड की परसेंटेज कम करनी पड़ी वो हम आराम से कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। सर फाइनल है या प्रोजेक्ट बेस है? फाइनल का ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ 2 प्रोजेक्ट देने हैं। एक आपको देना फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का। फ्रंट एंड की अभी हमने डिप्लॉयमेंट नहीं सीखी, तो वो एक लेक्चर में कवर हो जाएगी। गिटहब पे डिप्लॉय करना है, उस पर आपने फ्रंट एंड का एक बना के डिप्लॉय करके वो दिखाना है। और बैक एंड में आपने क्रेडिट पे मैं आपको बता दूंगा क्या डिस्क्रिप्शन, आप सारों ने एक ही बनाना है, लेकिन उसका मैं वाइवा ले लूँगा, तो वो होगा आपका। ओके सर, लीव कर दें। चले ठीक है, फिर आप जा सकते हैं, मैं फिर इसको बंद करता हूँ। सर अटेंडेंस अटेंडेंस अब क्या करनी, बोल बोल के तो पास हो गई है, कोई अटेंडेंस चलें, ठीक है सर, ठीक है, ओके।